हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस का 7वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। तो देखो बच्चों, मेरी एक बात याद रखना, ये वीडियो आपको पूरा समझ आने वाला है क्योंकि मैं इस चैप्टर को इतनी बारीकी से और इतनी बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि पूरा चैप्टर तुम्हें पूरी ज़िंदगी के लिए याद हो जाएगा। तो तुमको करना क्या है कि वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और क्या करना है, अपनी जो नोट्स है उसको बनाते चलना है, उसको लिखते चलना है। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी कंट्रोल होती है। कंट्रोल का मतलब सपोज दैट मैं अभी कैमरा के सामने खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, मतलब कि मैं अपने अनुसार अपनी बॉडी को कंट्रोल किया हूँ। और जैसे आप हैं, आप अपने अनुसार अपनी बॉडी को कंट्रोल किए, मतलब कि आप वीडियो देख रहे हैं। बताइए, आपको भूख लगी, आप तुरंत जाकर खाना खा लिए। ऐसा तो है नहीं कि आपको जब भूख लगी तब आप रोड में टहलने चले गए। ऐसा तो होता नहीं। क्या होता है, हमारी बॉडी कंट्रोल रहती है और कंट्रोल होने के साथ उसी तरह का समन्वय करती है, उसी तरह का वो कार्य करती है जैसा कि हम चाहते हैं। उसी को हम बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। अब ये जो नियंत्रण एवं समन्वय है, ये दो चीज़ों पर लागू होता है। पहला लागू होता है पादप पर और दूसरा लागू होता है जंतुओं पर। पहला है मनुष्यों पर, दूसरा है पौधों पर। तो देखो, जो नियंत्रण होता है ना, वास्तव में हम कंट्रोल होते हैं। जैसे अब हमें लिखना है, यहाँ पे हम कंट्रोल किस प्रकार है देखना। हमें यहाँ पे लिखना है तो हमें पता है हमारे उंगली से तो ऐसे तो लिख जाएगा नहीं कि हम ऐसे लिखेंगे तो सब लिख जाएगा। बताइए, लिख जा रहे हैं क्या? नहीं लिख जा रहा ना। तो हमें पता है कि अगर हमें लिखना है तो हमें ये मार्कर का प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम इस मार्कर से कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे लिखता जाएगा। इसी को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका हिंदी से नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। समझ गए ना? मतलब कि पढ़ने से पहले थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझना चाहिए कि आखिरकार ये चैप्टर हमसे क्या कह रहा है, चैप्टर हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझ लोगे ना तो चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो जंतुओं में जो नियंत्रण होता है वो दो तरीके से होता है। कैसे? जो जंतुओं में नियंत्रण होता है, किसमें बच्चों? जंतुओं में नियंत्रण। अब देखिए, जंतुओं का मतलब नियंत्रण, जंतुओं का मतलब यहाँ पे हम मतलब ले लेते हैं मानव से। किससे बच्चों? मानव से। ये एक मानव है, ये एक मानव है, मतलब कि जिंदा है, सीधा साधा है। सीधा साधा का मतलब पागल नहीं है। ठीक है, अच्छा है, इसका दिमाग पूरा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये कंट्रोल रहता है। हमने इसको बोला ए जाओ चौराहा। कहाँ जाओ? चौराहा। और चॉकलेट खरीद के लाओ। क्या खरीद के लाओ? चॉकलेट। तो ये मानव क्या करेगा? ये जाएगा चौराहा, वहाँ से चॉकलेट खरीद के ले आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसको इसी तरह आदेश दिया है, वो बिल्कुल उसी तरह करेगा। ठीक है, जो जंतुओं में नियंत्रण होता है उसको दो चीज़ें करती हैं। एक होता है तंत्रिका तंत्र, एक होता है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, एक क्या होता है? एक होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। मतलब कि जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। सपोज दैट मैं अभी कैमरा के सामने खड़ा हूँ। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टूडियो से बाहर चला गया, रोड पे चला गया पढ़ाने। ऐसा तो है नहीं ना। तो देखो, यहाँ पे क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र होती है, नर्वस सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो हम इसके बारे में पूरा फुल डिटेल पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र, मतलब कि नर्वस सिस्टम के बारे में। तो बताइए, चैप्टर में आप समझ गए ना हमें क्या पढ़ना है कि हम लोग कैसे कंट्रोल रहते हैं, है ना? हम लोग कैसे हर तरह से कंट्रोल रहते हैं। जो चीज़ें हम जान जाते हैं वो चीज़ें हम नहीं करते हैं। सपोज दैट आग से पता है कि अगर हम आग में जाएंगे तो जल जाएंगे, इसलिए हम आग की तरफ जाते ही नहीं हैं। बताइए, जाते हो तो मतलब हम कंट्रोल है वास्तव में। अगर कंट्रोल ना हो तो इसे पता लगे पानी है, गिर जाए उसी में डूब जाए, आग जल रही उसी में जाए जल जाए, है ना? अगर कंट्रोल ना हो तो इसलिए हम क्या होते हैं बच्चों? इसलिए हम कंट्रोल होते हैं। ठीक है, और एक बात, तुम लोग भी कंट्रोल होते हो। ठीक है, मैं ही बस नहीं होता हूँ कि मैं ही बस कंट्रोल हूँ, है ना? तुम लोग भी। और कुछ आदतें होती हैं बच्चों, जो हमारी जो गलत आदतें होती हैं वही हम पर हावी हो जाती हैं। ठीक है, उसी वजह से हम लोग कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र मतलब कि नर्वस सिस्टम के बारे में। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नर्वस सिस्टम मतलब कि तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में बच्चों? तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब ये जो सूचनाएं होती हैं, जैसे आप समझिए कि यहाँ पे ये मोमबत्ती है,
इसमें आग जल रही है, मैं अपना हाथ लाया यहाँ पे ऐसे टच किया, क्या किया, टच किया, तो हम क्या करेंगे, आग जल रही तुरंत हाथ इसे हटा लेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि इसे टच कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे आग थोड़ा सा जली तो यहाँ पे सूचनाएं जल गई, यहाँ पे सूचना गई कि आग है यहाँ से सूचना सीधे हाथ से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में गई, मेरुरज्जु में गई, मेरुरज्जु से सीधे माइंड में गई। समझना कि जैसे ये है आदमी, यहाँ पे इसके हाथ में कैंडल जल गई, यहाँ से हाथ से सूचना गई यहाँ पे मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु से सीधे कहाँ गई, ब्रेन में, और ब्रेन ने उसे प्रोसेस किया, ब्रेन ने फिर बोला तुरंत वहाँ से हाथ हटाओ, इसलिए हम तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेंगे। मतलब कि सेकेंडों से कम सेकेंड में ये काम करता है। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं न्यूरॉन। क्या बच्चों पाए जाते हैं, न्यूरॉन। मतलब कि जो नर्वस सिस्टम किसका बना होता है, सूचनाएं इसमें से कौन ले जाता है, तो सूचनाएं ले जाते हैं न्यूरॉन्स। क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये न्यूरॉन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड दैट न्यूरोलॉजी। ठीक है, अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, समझते हैं कि न्यूरॉन्स जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरह से कितने भागों में बटा होता है। तो नर्वस सिस्टम सिर्फ 2 भागों में बटा होता है, पहला होता है CNS और दूसरा होता है PNS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसको याद करना है। इसके बाद ये जो केंद्रीय मतलब कि जो केंद्र होता है, इसको समझिए केंद्र, ये आपका केंद्र हुआ है ना। जैसे ये ह्यूमन है तो इसका केंद्र क्या होगा, केंद्र मतलब बीच का स्थान, ये जो बीच का जो स्थान है ये हुआ इसका केंद्र। समझ गए। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भाग आते हैं, एक होता है मस्तिष्क जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, और दूसरा होता है मेरुरज्जु जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो 2 भागों में बटा होता है, एक मस्तिष्क और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो देखो ब्रेन क्या होता है, ह्यूमन के जो ऊपरी यहाँ पे जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन, या हम लोग आपस मतलब कि गांव की भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हम दिमाग। क्या बोलते हैं बच्चों, दिमाग। और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, जो हाथ है, हाथ के जो बीच का स्थान है, पीछे का स्थान मतलब ये जो यहाँ से गया हुआ ये स्थान, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। ठीक है, समझना। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये समझने वाला टॉपिक है। ये हुआ आपका ब्रेन। क्या हुआ, ब्रेन। अब स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि मेरुरज्जु क्या है, कि यहाँ से जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी यहीं तक होती है ना, तो रीढ़ की हड्डी को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होते हैं या मेरुरज्जु होते हैं, जो सूचनाओं को ले जाते हैं। इन लोगों का काम क्या होता है, सूचनाओं को ले जाना। इतना समझ में आया कि तंत्रिका तंत्र के 2 भाग, CNS PNS, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रिका तंत्रिका तंत्र होती है वो 2 भागों में, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, वो भी 2 भागों में, एक होता है कपाल तंत्रिका, दूसरा है मेरु तंत्रिका। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा कि कपाल तंत्रिका होती है और मेरु तंत्रिका होती है। इतना समझ में आया, बताइए, इतना समझ में आया ना। तो चलिए अब इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपनी नोट्स में लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हम समझा देंगे तुम लिखोगे नहीं, है ना। यहाँ पे लिखो। अब हम लोग देखते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों, न्यूरॉन्स के बारे में। तो आप तंत्रिका तंत्र के बारे में समझ चुके हैं। अब आपको पता है जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किसका बना होता है, न्यूरॉन्स का, है ना। कैसे, अब हमारे यहाँ पे आग जल गई, यहाँ पे अंगूठा में हमारे कोई सुई या पिन चुभा दिया, तो सूचना कैसे जाएगी, दिमाग में, दिमाग से प्रोसेस होके फिर आएगी हाथ में, फिर हम लोग क्या करेंगे, हाथ को हटा लेंगे। हटाएंगे ना, बताइए हटाएंगे कि नहीं। कि देखो चिड़िया बोल रही है ना, सुनाई दे रहा है ना, हाथ को हटा लेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सुई चुभी तो उन सूचनाओं को ले जाने वाला कौन है, न्यूरॉन है। कौन है, न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है।
आप लोग नीचे कमेंट करिए कि आप लोग कभी जले हैं कि नहीं, मतलब कि जब आप कभी जले हैं तुरंत हाथ हटाए हैं कि नहीं बचपन में, है ना, जब आपको बचपन में याद हो तो, ठीक है, तो कमेंट करिए। यदि आप बचपन में कभी जल गए हों, है ना, हाथ हटाए हों, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर हाँ मैं एक बार जल गया था, उसकी थोड़ी स्टोरी बताइएगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल के बारे में। तो ये न्यूरॉन है। अभी मैंने आपको बताया जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की स्टडी को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी, समझ गए। जो न्यूरॉन्स की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। तो देखिए इस तरह का होता है न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। न्यूरॉन्स के जो बीच का सिरा होता है उसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष, या हम इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलेंगे बच्चों, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन, ठीक है। जो न्यूरॉन्स के जो बीच का भाग होता है, जो सूचनाओं को ले जाता है, ठीक है, इसके भी पार्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो समझ लीजिए न्यूरॉन्स के बीच का भाग को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ये हुआ न्यूरॉन्स का अंतिम छोर। क्या हुआ बच्चों, अंतिम छोर। और न्यूरॉन्स के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, और हमारे अंदर बहुत ढेर सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। एक दो न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते, बहुत ढेर सारे न्यूरॉन्स, ठीक है, हजारों लाखों न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर केंद्रक होता है। क्या होता है, एक केंद्रक होता है, और केंद्रक के आसपास कुछ जलीय द्रव रहता है ना, जल टाइप का भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक काय। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम केंद्रक काय। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ने के लिए क्या करता है, द्रुमिका बनाता है। ये देखिए, ये है ना, इनको हम बोलेंगे द्रुमिका। क्या बोलेंगे बच्चों, द्रुमिका। तो द्रुमिका के द्वारा क्या होगा, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन आपस में जुटा रहेगा। समझ गए ना। जैसे हमारे एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ने के लिए क्या होता है, लिगामेंट होता है, ठीक है। एक हड्डी दूसरी हड्डी से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। तो यहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से किसके द्वारा जुड़ी होती है, द्रुमिका के द्वारा। किसके द्वारा, द्रुमिका के द्वारा। समझ आया ना। तो देखो न्यूरॉन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। अब देखिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में सूचना किसके द्वारा पहुंचाता है, तो हम लिखेंगे कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में सूचना, दूसरे न्यूरॉन में सूचना रसायन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, सूचना रसायन द्वारा पहुंचाता है। जो बच्चों एक न्यूरॉन होता है वह जब दूसरे न्यूरॉन में सूचना होता है उसको, ये देखिए यहाँ पे केमिकल होते हैं, वही केमिकल नीचे तक जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन में पहुंचा देते हैं, सीधे वो ट्रांसफर कर देते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिक की तरह। किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक की तरह उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहला पॉइंट है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में जो सूचना होता है वो किसके द्वारा पहुंचाता है, वो पहुंचाता है रसायन के द्वारा। अब देखिए जो न्यूरॉन सूचनाओं को किसके द्वारा ले जाता है, न्यूरॉन जो होता है सूचना को हम जान गए कि रसायन के द्वारा ले जाता है। तो जो न्यूरॉन्स होता है बच्चों, न्यूरॉन सूचनाओं को विद्युत आवेगों द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ले जाता है, ठीक है। आपने कभी जब मूवी वगैरह देखी हो तो वहाँ पे देखा जाता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं या जब हमारा माइंड दिखता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेट होती है ना, विद्युत जनरेट होती है। तो अभी माइंड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो देखो न्यूरॉन सूचनाओं को विद्युत आवेगों द्वारा ले जाता है। जो बच्चों न्यूरॉन्स होता है, ये की पॉइंट्स है, इनको लिखना है अपने कॉपी में, इसका डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। जो न्यूरॉन्स होता है वो विद्युत सूचनाओं को विद्युत आवेगों द्वारा ले जाता है, ठीक है। जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो न्यूरॉन का एक संगठित जाल होता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स बिछे रहते हैं। समझो एक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का मतलब जैसे हम एक सपोज दैट मान लिए कि हमको घर बनाना है। क्या बनाना है, घर। तो सबसे पहले हमको उसमें क्या बिछाना पड़ेगा, उसमें बिछाना पड़ेगा सरिया, जो ईंटें वो लोहे की होती है, क्या बोलते हैं, सरिया बोलते हैं, ठीक है। सरिया बिछाना पड़ेगा। जब सरिया बिछाएंगे तो उसी में हम गिट्टी बालू रख के घर को बना देंगे। क्या बना देंगे, घर को, तभी वो मजबूत रहता है। अब बिना सरिया के तुम घर को बना लो, मजबूत रहेगा, बिल्कुल नहीं मजबूत रहेगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो जो शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किसका बिछा होता है, वो जाल का बिछा होता है। उस जाल को हम क्या बोलते हैं, उस जाल को बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो हम क्या लिखेंगे कि तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का एक संगठित जाल होता है। लिख दूं मैं इसको भी, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का एक संगठित जाल होता है, ठीक है बच्चों,
समझ में आ रहा है कि नहीं? नीचे कमेंट करके बताते जाओ, ठीक है। बहुत मेहनत लगती पढ़ाने में, तुम लोगों को सब मजाक लगता होगा ना, इसके पीछे पता है कितने लोग काम करते हैं सिर्फ एक वीडियो के लिए, और तुम लोग बस देखे निकल लिए। निकलना नहीं है, वीडियो को अभी लाइक करो यार, अभी। और मुझसे तुम गुड मॉर्निंग नहीं किए यार, कौन करेगा गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग तो करो नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तुरंत करो, जल्दी, अभी मुझे लेट नहीं चाहिए, तुरंत गुड मॉर्निंग करो, मुझे गुड मॉर्निंग चाहिए तुम लोगों से, ठीक है। चलो गुड मॉर्निंग करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अबे तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो क्या यार? सर से गुड मॉर्निंग नहीं करते सुबह सुबह हैं? वीडियो देखने चले आए, चलो गुड मॉर्निंग करो, वीडियो को लाइक करो। समझ गए ना? तो देखो न्यूरॉन्स के बारे में हम समझ गए कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में सूचना किसके द्वारा पहुंचता है? रसायन द्वारा। न्यूरॉन सूचनाओं को विद्युत आवेगों द्वारा ले जाता है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक इंपल्स द्वारा ले जाता है। इंग्लिश से भी समझो। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स का एक संगठित जाल होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें न्यूरॉन्स बिछे रहते हैं। इतना समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं जो सूचनाएं होती हैं उनको कौन ग्रहण करता है। सूचनाओं को क्या होता है बच्चों? सूचनाओं को रिसेप्टर ग्रहण करता है। क्या बच्चों? सूचनाओं को रिसेप्टर ग्रहण करता है। रिसेप्टर को हम बोलते हैं ग्राही। अब ये बताओ, अगर डाकिया तुम्हारे घर चिट्ठी देने आया, क्या आया? चिट्ठी देने आया, अगर तुमने उसे रिसीव नहीं किया तो डाकिया क्या करेगा? उस चीज़ को लेकर चला जाएगा, भगा देगा उसको, कहीं तालाब में फेंक देगा, है ना। अगर तुमने रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो तुम क्या हुए? रिसेप्टर हुए, ठीक है। कि डाकिया चिट्ठी लेकर आता है, तुम रिसीव कर लेते हो। तो इसी तरह न्यूरॉन्स सूचनाओं को लेकर जाती हैं खाली, और ये कुछ नहीं करती हैं। न्यूरॉन्स सूचनाओं को लेकर जाती हैं। जैसे आप लोग ये समझिए, हम लोग पानी भरते हैं, पानी, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो गांव में मैंने देखा है कि जो पानी भरने के लिए हम एक पाइप लाते हैं, क्या लाते हैं? पतला सा पाइप लाते हैं, फिर वो पाइप यहाँ से लगा देते हैं दूर तक, ठीक है। दूर तक जब हम पाइप लगा देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वही पाइप के द्वारा पानी जाता है। पाइप का एक काम होता है, क्या काम होता है? सिर्फ पानी को ले जाना, सिर्फ पानी को ले जाना। पाइप का ये तो काम होता नहीं पानी को कम कर देना, पानी को ज़्यादा कर देना, है ना, पानी को गर्म कर देना, पानी को ठंडा कर देना, नहीं ना। तो इसी तरह न्यूरॉन्स का सिर्फ एक ही काम होता है, सूचनाओं को ले जाना। जितनी सूचना आएगी उतना न्यूरॉन्स ले जाएगी, और जितनी सूचना आएगी उतना ही न्यूरॉन्स ले जाएगी, उसके ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं ले जाएगी। और ले जाने के बाद उसको ग्रहण कराएगा, कौन करेगा उसको ग्रहण? उसको ग्रहण करेगा रिसेप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राही। बताइए, समझ में आया ना? ग्राही क्या होती है? ग्राही ज्ञानेंद्रियों सूचनाओं को अवशोषित करती हैं। ग्राही को हम लोग बोलते हैं ज्ञानेंद्रिया। ये क्या करती हैं? ये सूचनाओं को अवशोषित करती हैं। समझ आया कि नहीं आया? आई होप पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। इतना बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया कि ये आपका जो की पॉइंट है ये पूरा समझ आ गया होगा और पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसके बारे में। जो ज्ञानेंद्रिय सूचनाओं को अवशोषित करता है, ठीक है। कौन अवशोषित करता है? ग्राही। कौन अवशोषित करता है? ग्राही। ग्राही को हम लोग बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। तो सूचनाओं को कौन अवशोषित किया? ज्ञानेंद्रियां। अब आप इसको लिखेंगे, सूचनाओं को ग्राही या ज्ञानेंद्रियां अवशोषित करती हैं। और हमारे शरीर में आप लोगों को पता है 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन होती हैं? कान होती है, इसके बाद नाक होती है, इसके बाद आँख होती है, इसके बाद त्वचा होती है, इसके बाद एक ज्ञानेंद्रिय और होती है, इसको हम बोलते हैं जीभ, ठीक है, जीभ। ये सब क्या करती हैं? इतनी ही चीज़ें सूचनाओं को अवशोषित करती हैं, सूचनाओं को एब्जॉर्ब करती हैं ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। अब जैसे जो कान का काम हो गया, कान का काम क्या होता है बच्चों? कान से हम सुनते हैं, ठीक है। जो आवाज़ आती है वो आवाज़ कान ग्रहण करता है, इसके बाद ब्रेन में ले जाता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करके उसका जवाब दे देता है। समझ गए ना? अब ब्रेन के बारे में भी फुल डिटेल समझेंगे हम लोग। इसके बाद नाक। नाक में क्या पाया जाता है? नाक का काम क्या होता है बच्चों? नाक का काम होता है सूंघना। क्या होता है? सूंघना। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राण ग्राही। क्या बोलेंगे? ग्राण ग्राही। जो नाक होता है इसको हम बोलेंगे ग्राण
ग्राही मतलब कि जो सूंघने की जो क्षमता होती है, जो मतलब कि अच्छा पदार्थ होता है, खराब पदार्थ होता है, स्प्रे परफ्यूम होता है, इसको सब सूंघने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद आँख क्या करता है? आँख का काम होता है देखने का काम। देखना मतलब कि जब प्रकाश होगा तभी दिखेगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश ग्राही। बताओ समझ आया इतना कि नहीं आया? जो आँख होता है, आँख प्रकाश को ग्रहण करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रकाश ग्राही। ठीक है, अब देखें, अब आता है लास्ट में त्वचा। त्वचा जैसे यहाँ पे है, हमने सुई चुभाया, ऐसे सुई चुभा दिया, तुरंत सूचना पहुँच गई, तुरंत हम हाथ हटा लिए। यहाँ पे आग जली, तुरंत सूचना पहुँच गई, तुरंत हम हाथ हटा लिए। तो ये क्या करता है? ये तापग्राही होता है बच्चों, तापग्राही। तापग्राही या सूचनाओं को पहुँचाना। जो त्वचा में जो प्रतिक्रिया हो रही है, जो त्वचा में जो खुराफाते हो रही हैं, हरमपंती जो त्वचा में की जा रही है, जैसे सुई लगाया जा रहा हो सुई लगाया जा रहा हो, कोई पत्थर फेंक के मारा जा रहा हो, आग से जलाया जा रहा होगा, उस सब चीज़ों को कौन नियंत्रण करेगा? उस सब चीज़ों को नियंत्रण करेगा त्वचा। इसके बाद जीभ का काम क्या होता है बच्चों? जीभ का काम होता है स्वाद लेना, जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, समोसा। मुझे पता है क्या पसंद है? मुझे चाउमीन और मैगी कसम से बहुत पसंद है। कभी मैं आप लोगों के घर आऊँ ना तो मुझे चाउमीन और मैगी ज़रूर खिलाना, ठीक है? और तुम कुछ मत खिलाना, सब चलेगा, ठीक है? पानी भी मत देना, वो भी चलेगा, लेकिन चाउमीन मैगी बेटा ज़रूर खिलाना, ठीक है? तो देखो, जो स्वाद लेना होता है, स्वाद हम किसके द्वारा लेते हैं? आपको पता होगा कि जीभ में क्या होते हैं? जीभ में रसांकुर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रस संवेदी ग्राही। क्या बोलते हैं? रस संवेदी ग्राही। अब यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगी, रस संवेदी ग्राही कौन होता है? 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको क्या लगाना है? जीभ। अब आपसे पूछा जाएगा कि तापग्राही कौन होता है, तो आप क्या लगाएंगे? त्वचा। आपसे पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रकाश ग्राही क्या होता है? जो हमारे बॉडी में, हमारी जो ज्ञानेंद्रियों में प्रकाश को कौन ग्रहण करता है, तो हम क्या बताएंगे? आँख। आँख प्रकाश को ग्रहण करती है। समझ आया? इसके बाद नाक काम ग्राने, सोना, सूंघना, है ना? इतना हो गया आपका नियंत्रण एवं समन्वय का नर्वस सिस्टम के बारे में। आप लोग मतलब कि समझ चुके हैं, ठीक है? आप लोग अभी तक समझे हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है, इसके भाग हैं। तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं? पहला हुआ आपका द्रुमिका, केंद्रिका काय, तंत्रिकाच और केंद्रक। समझ गए? इन 4 भागों के बारे में अब हम बात करेंगे फुल डिटेल से, ठीक है? तो इन 4 भागों के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बोर नहीं होना है बच्चे, ठीक है? पढ़ते रहना है, बोर तो होना ही नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र के भाग के बारे में, ठीक है? तो पहला भाग आता है आपका द्रुमिका। क्या आता है बच्चों? द्रुमिका। द्रुमिका को अभी आप लोगों ने तंत्रिका तंत्र में देखा कि क्या होता है द्रुमिका, कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के जो ऊपरी भाग, मतलब जो सीरा होता है, इसको हम लोग बोलेंगे सीरा। सीरा वाले भाग से कुछ छोटे छोटे रेसे निकले होते हैं, जिनको हम द्रुमिका बोलते हैं। अब द्रुमिका का कार्य क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, द्रुमिका क्या होता है? कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचना जो सूचनाओं का आदान प्रदान करे, द्रुमिका कहलाता है। अब आपको पता है कि जो न्यूरॉन्स का जो बीच का भाग है, वो है कोशिका काय। क्या है? कोशिका काय से निकलने वाले ये कौन सी संरचना है? धागे जैसी संरचना, जिसका काम क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान। कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचना जो सूचनाओं का आदान प्रदान करे, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम द्रुमिका। ठीक है, समझ आया ना? तुम लोगों की बुक में होगा, ठीक है? थोड़ा सा बुक खोल के देखो, उसमें पढ़ो, ठीक है? और मुझसे तो गुड मॉर्निंग कर ही लिए होगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोशिका काय क्या होता है। भैया समझ गए कि द्रुमिका क्या होता है? कोशिका काय से धागे जैसी संरचना निकली, और करे हम द्रुमिका बोल दिया। अब भाई से हो तो समझा कोशिका काय का है। तो चलो समझते हैं कि प्राप्त की गई सूचनाओं को विद्युत आवेगों के रूप में चलाने का कार्य कोशिका काय का होता है। क्या होता है? प्राप्त की गई जो सूचनाएं मिलती हैं, उसको विद्युत आवेगों के रूप में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में बनाना। अब जैसे ये बताइए, जो इलेक्ट्रिक होती है, बिजली होती है, वो जब पानी में डालोगे तुम, क्या होगी? करंट मारेगी ना। कोशिका काय में द्रव भरा होता है, और जब सूचना आती है, सूचना मतलब करंट आता है इसमें,
तो क्या होता है, करंट मार देता है। मतलब करंट मारेगा मतलब कि इलेक्ट्रिक निकालेगा, मतलब कि ऐसे झंझनाएगा। झंझनाएगा मतलब कि जब सूचनाएं इसमें आई तो ये झंझनाएगा, मतलब कि सूचनाओं को क्या करेगा, विद्युत आवेगों के रूप में कन्वर्ट कर देगा। समझ आया ना, कि जब द्रुमिका से सूचना आई तो कोशिका काई से झंझना गया, और झंझनाने के बाद क्या हुआ कि ये विद्युत जो झंझनाने की जो क्रिया हुई उसमें ये जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में बदल दिया। अब ये सूचना नहीं रही, अभी विद्युत आवेग के रूप में बदल गई कि भैया जो सूचना है जैसे गर्म लग रहा है तो विद्युत आवेग के रूप में बदल गया। अब ये दिमाग समझेगा विद्युत आवेग की भाषा को, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो कोशिका काई आपको बताएगा। इसके बाद देखिए तंत्रिकाक्ष क्या होता है। क्या होता है, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष क्या होता है, बीच वाले भाग को हमने देखा तंत्रिकाक्ष। अभी क्या होता है, इससे क्या काम होता है, कोशिका काय की सूचना को न्यूरॉन की दूसरी द्रुमिका तक पहुंचाना। जो कोशिका काय से सूचना मिल रही है, यहाँ से जो इस एरिया से जो सूचना मिल रही है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, कैसे, विद्युत के रूप में, इलेक्ट्रिक के रूप में मिल रही जो सूचना, उसको कहाँ तक पहुँचाना, उसको दूसरे न्यूरॉन्स की द्रुमिका तक पहुंचाना। आप समझ लो ये एक दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक दूसरा न्यूरॉन है, समझ गए ना। अब इस न्यूरॉन की भी द्रुमिका होगी, इस न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाना धीरे धीरे। देखो ये द्रुमिका तक, फिर इस न्यूरॉन्स की, मतलब बहुत ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं ना। ऐसे तो है नहीं कि हमारे शरीर में एक न्यूरॉन्स है वही लेके जाता है, नहीं, एक 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 जैसे ये हमारी उंगली है, यहाँ पे 3 स्टेप हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, 3 स्टेप होते हैं ना। इसी तरह न्यूरॉन्स भी कई स्टेप में जुड़े रहते हैं, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचना पहुंचाई जाती है। समझ गए ना। तंत्रिकाक्ष क्या होता है कि कोशिका काय की सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंचाना, दूसरे न्यूरॉन्स की द्रुमिका तक पहुंचाना, फिर द्रुमिका क्या करेगी, उसको कोशिका काय में डालेगी, कोशिका काय उसको विद्युत आवेग में बदल देगा। समझ गए। अब देखते सिनेप्स क्या होता है। सिनेप्स, जब न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन्स में जो सूचनाएं ट्रांसफर होती है तो दूसरे न्यूरॉन्स और पहले न्यूरॉन्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, कुछ खाली जगह होती है, उसी को सिनेप्स कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तो कोशिका मतलब नर्व सेल, ठीक है, इंग्लिश में भी थोड़ा समझते चलो, ठीक है, हिंदी ना रटो। नर्व सेल के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। आप लोग अच्छा कमेंट करके बताइए कि इसके पहले का वीडियो जो मैं आपको पढ़ाया था क्या है, जैव प्रक्रम, लाइव प्रोसेस, उसको आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है। यदि उसको नहीं देखा है तो तुरंत जाइए उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मैं बहुत बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को समझाया हूँ, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे हम सिनेप्स। यहाँ तक आप लोग समझ गए, बताइए। अब हम लोग देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। किसके बारे में बच्चों, प्रतिवर्ती क्रिया। तो देखो प्रतिवर्ती क्रिया क्या मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ पे आग जली, आग लगी तो हम क्या सोचेंगे, क्या, ओ आग जल रही है, अच्छा जी ये जल रहा है हमारा हाथ, ओ जल गया, ओ अच्छा लग रहा है। सोचेंगे थोड़ी ना, सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे जब आग जलेगी सोचेंगे अच्छा आग जल रही हो, कितना अच्छा लग रहा है, ठंड लग रहा है, ऐसे सोचेंगे, नहीं सोचेंगे ना। आग जलेगी तो क्या करेंगे, तुरंत हाथ उठा लेंगे। क्या करेंगे, आग ऐसे जलेगी तुरंत हाथ हटा लेंगे, ये हटाएंगे ना। इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती मतलब कि प्रतिवर्ती क्रिया बोलेंगे, ठीक है। अब देखो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले जब हटा था तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर तुम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो ना तो तुम लोग पागल हो कतई, है ना। तो तुम लोगों को करना क्या है मैं बता दूं, वीडियो को बैक करना है थोड़ा सा, इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। क्योंकि जब मैं ये कपड़ा उठाने के लिए हटा था तब वो दिख रहा था, उतनी समय स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तुमको। देखो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, हम लोग देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सी क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। चलिए बच्चों यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, प्रतिवर्ती क्रिया। अब आप समझ चुके कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। जैसे आग जली, आपने तुरंत हाथ हटाया, कोई आपके सामने सांप आ गया, क्या गया, सांप, स्नैक आया, तो आप क्या करेंगे, तुरंत भाग जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सांप आएगा तो आप खड़े देखेंगे, अच्छा सांप आ रहा है, ओ आजा भैया आजा, काट ले, ऐसे करोगे क्या, नहीं करोगे ना। तुरंत तुम कुछ सोच ही नहीं पाओगे, तुरंत भाग जाओगे। सांप देखोगे तुरंत भाग जाओगे। अभी मैं स्टूडियो में मतलब हूँ अभी, यहाँ पे अगर सांप आ जाए तो मैं क्या करूँ, तुरंत भाग जाऊँगा, छोड़ो के सांप, कैमरा हटा के, अबे भाग, माइक, अबे हट, क्यों, यही सांप है, काट लेगा, अभी फुर्सत हो जाएंगे हम, है ना। डर लगता है यार सबको,
है ना, क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो माइक को तोड़ गया, अरे कैमरा में छोड़ के भाग जाएंगे भैया, वीडियो रिकॉर्ड हो चाहे ना हो, पढ़ा पाए चाहे ना पढ़ाए, भाग जाएंगे। तो जान सबको प्यारी है ना, तुम लोग को भी प्यारी है ना जान। तो देखो क्या होता है, ये सब क्या कौन सी क्रिया होती है, ये सब होती है प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सी क्रिया बच्चों, प्रतिवर्ती क्रिया, समझ गए ना। अब देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है कि किसी उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन या हम समझ सकते खतरा, किसी खतरा के प्रति तेज व अचानक से की गई क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। किसी खतरे के प्रति तेज व अचानक से की गई क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, समझ गए। अब हम देखते हैं उद्दीपन क्या है, ये वर्ड आ रहा है ना उद्दीपन, जिसको हमने खतरा बोला। उद्दीपन क्या होता है कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन। अब पर्यावरण में कौन कौन सा परिवर्तन होता है, जैसे खूब गर्मी पड़ती है, क्या होती है, खूब गर्मी पड़ती, खूब ठंडी लगती है ना, खूब बारिश होती है ना। तो ये सब पर्यावरण की परिवर्तन है। तूफान आ जाता है, भूकंप आ जाता है ना। तो क्या होता है कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, जिसके अनुरूप क्या होता है, सजीव अनुक्रिया करते हैं, सजीव अपने अनुसार ढाल लेते हैं। अब बारिश हुई तो आप ये तो नहीं करोगे ना कि बस सारे कपड़े उतार के बारिश में चले जाओगे, टहलोगे, नहीं करोगे ना। गर्मी हुई तो ऐसा तो करोगे नहीं, जैकेट पहन लोगे गर्मी में। ठंडी हुई तो ऐसा तो करोगे नहीं कि बस मतलब कपड़े उतार दोगे, नाचोगे, बाहर टहलोगे, नहीं ना, ठंडी लग जाएगी, मर जाओगे। क्या करोगे, जैकेट पहनोगे। गर्मी आ गई, कपड़े उतार दोगे, थोड़ा सा मतलब एक हल्का कपड़ा पहनोगे, है ना। अगर बारिश हो रही तो तुरंत छाता लगा लोगे, ओढ़ लोगे, करोगे ना, ऐसा ही करते हो ना। तो क्या होता है यहाँ पे कि उसी की क्रिया, उसी के अनुरूप हम लोग ढाल लेते हैं। अगर हम लोग ना ढालें तो क्या होगा, प्रकृति हमारी जान ले लेगी, हमको मार देगी, समझ गए ना। इसीलिए कहते हैं पर्यावरण में रहने के लिए पर्यावरण के प्रति अनुकूल होना चाहिए। इसीलिए हम अनुकूल हैं, इसीलिए हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, अन्यथा हम लोग मर चुके होते हैं। इसके बाद जैसे अनुक्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, जैसे कि वो उद्दीपन क्या होता है, जैसे ऊष्मा, ठंडा, सुगंध। जैसे ऊष्मा आई, मतलब कि गर्मी आ गई, हमने क्या किया, ठंडी में जाके बैठ लिया, एसी ऑन कर दिया, है ना। ठंडा लग रहा है, हमने हीटर ऑन कर दिया, गर्मी चला लिए। सुगंध आ रही है तो हम दूर चले गए, भैया बदबू आ रही, भाग गए वहाँ से, है ना। इसके बाद जो उद्दीपन होता है, जैसे अब प्रतिवर्ती क्रिया को हम समझते हैं, जैसे उद्दीपन है मतलब कि हमें कोई खतरा है। खतरा का मतलब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे सांप आया, क्या आया, ये देखो सांप। अब भैया हम चित्रकार तो है नहीं कि हम बहुत अच्छा चित्र बनाएंगे, जैसा बन रहा है वैसे देख लो। ये जो उद्दीपन है मतलब कि हमको खतरा आया, क्या आया भैया, खतरा आया। खतरा क्या हुआ, खतरा को हम कैसे देखेंगे, बता ना, कैसे देखेंगे खतरा को, हम देखेंगे आंखों के द्वारा। कैसे देखेंगे, आंखों के द्वारा। खतरा मतलब सामने हमको सांप दिखा, क्या दिखा, सांप। अब सांप को कैसे देखेंगे, आंख के द्वारा, ओ माय गॉड सांप। ऐसे करोगे क्या, नहीं करोगे ना। क्या होगा, खतरा देखोगे आंख के द्वारा। अब देखना कितनी जल्दी प्रोसेस होता है। सामने सांप है, तुमने देखा आंख के द्वारा, तुरंत ये मेरुरज्जु में गया। कहाँ पे गया, मेरुरज्जु मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड। मेरे जल्दी करो भैया, स्पाइनल कॉर्ड में सूचना पहुंच गई, सांप आ गया। सांप को हमको पहले पता है कि सांप काट लेता है, हमने देखा कि सांप के काटे गए आदमी मर जाते हैं, ठीक है। तुरंत गई मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु से तुरंत कहाँ गया, दिमाग में। मेरुरज्जु से यहाँ से ट्रांसफर होकर सीधे गए दिमाग में। अब दिमाग में प्रोसेस होने लगा। अब सोचना, बताने में लिए बहुत टाइम लग रहा है, प्रोसेसिंग टाइम सेकंडों से भी कम होता है। प्रोसेस होने लगा, अच्छा सांप आया, पूरा मतलब जो ब्रेन का जो सिस्टम है ना हाल गया। ओ माय गॉड सांप आ गया, क्या होगा, ब्रेन का सिस्टम हाल के सांप आया। इसके बाद क्या होता है, कार्यकारी अंग मतलब ब्रेन सूचना देता है, अबे साले पैर भाग वहां से, नहीं तुझे काट लेगा। क्या करेगा, काट लेगा। तो पैर क्या करेगा, तुरंत भागेगा, तुरंत भाग जाएगा। इसीलिए हम सांप को देख करके भाग जाते हैं, बताओ, इसीलिए भागते हैं ना। नहीं सांप आए हम ऐसे खड़े रहे, प्रतिवर्ती क्रिया हो ना, ऐसे आजा भैया आजा मेरे बाबू, ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे ना, भाग जाएंगे ना। तो क्या होता है कि ये प्रतिवर्ती क्रिया, खतरा देखा आंख ने स्पाइनल कॉर्ड के दी, स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन ने तुरंत कार्यकारी अंग को प्रभावित किया, भाग साले, तो तुरंत भाग गया। ये क्रिया पता कितने में होती है, सेकेंडों से भी कम में होती है। सांप देखा नहीं, तुरंत भाग गए। बताओ तुम क्या होता है, सांप तुम देखते हो तुरंत भाग जाते हो। ऐसा तो है नहीं कि सांप देखने के बाद थोड़ा सा खड़े रहते हो, जो डांस करते हो, थोड़ा सा डांस कर लूँ फिर जाता हूँ, ऐसा तो करते नहीं ना। सांप देखे तुरंत भाग गए, यही होती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो बताओ समझ आई कि नहीं आई, कमेंट करो, तुरंत करो, मुझे अभी इसका कमेंट अलग से चाहिए। बताओ कमेंट करो, समझ आया कि नहीं आया ना। चलो आगे देखते हैं। जो अनुक्रिया होती है, यहाँ पे जो अनुक्रिया हुई, अनुक्रिया मतलब हम भाग गए।
अनुक्रिया हुई। इसके अनुक्रिया के प्रकार कितने होते हैं? तो अनुक्रिया के प्रकार होते हैं, पहला होता है ऐच्छिक क्रिया, दूसरे होते हैं अनैच्छिक और तीसरा होता है प्रतिवर्ती क्रिया। क्या होता है? पहला है ऐच्छिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पहला है ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया कहां से होती है? इसको कौन कंट्रोल करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। अभी हम मस्तिष्क के बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। ऐच्छिक क्रिया अग्र मस्तिष्क कंट्रोल करता है, अग्र मस्तिष्क से द्वारा ये क्रियाएं होती हैं। और जो अनैच्छिक क्रिया होती हैं, ऐच्छिक मतलब कि हमारी इच्छा के अनुसार होने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक क्रिया। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक क्रिया, जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं। जैसे हमको खाना दिया गया, हमारा मन नहीं है खाने का, हम नहीं खाएं। हमको पानी दिया गया, हमारा मन नहीं है पानी पीने का, हम नहीं पिए, है ना। हमको बाइक से घूमना है, हमको बुलेट से घूमना है, अब हमारा मन नहीं है हमारा मन नहीं है डिस्कवर से घूमने का, तो हम डिस्कवर से नहीं घूमेंगे भैया, बिल्कुल हम बुलेट से घूमेंगे, है ना। मेरे पास डिस्कवर है 125 सीसी, बहुत दौड़ाता हूँ उसे मैं तो लोगों को कभी दिखाऊंगा। अभी तो मैं ब्लॉग नहीं बनाता, जब ब्लॉग बनाऊंगा ना सब लोगों को खूब दिखाऊंगा, खूब इंजॉय करना, है ना। तो देखो ऐच्छिक क्रिया होगी। अनैच्छिक क्रिया मतलब हमारे बिना इच्छा के हुई गवा कि तोहार पापा तो उसे बोल दिया कि बिटवा तो का यही साइकिल मिली, टूटी वाली साइकिल तो का मिली, तुझे चलाना हो तो चला, ना चलाना हो तो ना चला। यही होती है अनैच्छिक क्रिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छा के बिना हो रही है। जैसे छींक आना, छींक को कभी रोक सकते हो क्या? बताओ, छींक को कभी रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना। इसी को बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। ये अनैच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है मध्य व पश्चिम मस्तिष्क। मध्य व पश्चिम मस्तिष्क कंट्रोल करता है। इसके बाद आती है प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या करती है? मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रण होता है। मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है ना, वो दिमाग में प्रोसेस होने के लिए सेकंडों, बिल्कुल कम समय के लिए जाती है, तुरंत मेरुरज्जु कंट्रोल करके उन्हें भगा देता है। मेरुरज्जु से ही वो तुरंत लौट जाती है, तुरंत भग जाओ वहां से, सांप आया तुरंत ही वहां से भग जाओ। तो अनुक्रिया में जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? मेरुरज्जु। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको पता है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने कॉपी में लिख लेना है। समझ आया ना? लिख लोगे? मैं बहुत पीटूंगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मस्तिष्क के बारे में, मतलब कि ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो बताओ ये सब पढ़ के कैसा लगा, नीचे कमेंट करो। यार तुम लोगों से मैं बात तो वैसे तो कर नहीं पाता हूँ, कोई मैं लाइव क्लास तो चलाता नहीं हूँ। लाइव क्लास में बहुत दिक्कत आती है, बहुत झंझटें रहती हैं, है ना। साला रुक रुक के चलेगा, आधे बच्चे पढ़ पाएंगे, सही से नहीं पढ़ पाएंगे, इस वजह से हम लाइव क्लास नहीं लेते हैं भैया, ठीक है। स्टूडियो में शूट होकर वीडियो अपलोडिंग हो जाता है, सब एसईओ वगैरह सेट करवा देते हैं, कर देते हैं लड़के लोग, सब हो जाता है, ठीक है। बाकी लाइव क्लास में झंझट रहता है, ठीक है। और हमें इतना पैसा वैसा भी नहीं चाहिए, लाइव क्लास में पैसे भी बहुत मिलते हैं ना, हमें इतना पैसा नहीं चाहिए भाई, जितना है मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है ना। आप लोग इस तरह प्यार देते रहें। देखो आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए यार कोई और चीज़ें तो है नहीं मेरे पास, है ना। कि मेरे पास तुम लोग मेरे घर आ जाओगे, तुम लोग मुझसे फ़ोन पे बात कर लोगे। तुम लोग कैसे बात करोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में तुम कमेंट करोगे, सर ये हुआ, सर वो हुआ। सर क्या करेंगे? उसका जवाब देंगे, सर देंगे। मैं कमेंट पढ़ता हूँ यार, मुझे टाइम रहता है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। कमेंट तो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, है ना। अभी टाइम रहता है, पढ़ता हूँ, ठीक है। तो अभी तुम लोग कमेंट करो, और जो नहीं पढ़ पाते उसको हमारी टीम द्वारा उसको कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए अब हम लोग देखते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो देखिए पढ़ते रहिए, बोर मत होइएगा, ठीक है। पानी वानी थोड़ा सा पी लीजिए आप लोग। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं मस्तिष्क के बारे में, मतलब कि ब्रेन के बारे में। तो आज यहाँ पर हम फुल डिटेल ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा ब्रेन मतलब कि कैसा होता है, किसके इतने भाग होते हैं, कौन कहाँ पर होता है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, और हमें पता है कि एक स्पाइनल कॉर्ड है, इसी में हमारा ब्रेन टिका रहता है। मतलब जो गर्दन होती है ना वो ऐसे टिकी रहती है, गर्दन में हालती है ना। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये ब्रेन की शुरुआत होती है, ठीक है। अब ब्रेन लगभग आपका कुछ ऐसा ही होता है, समझ गए ना। ब्रेन ऐसा कुछ होता है। अब इसके भाग देखिएगा कितने होते, ठीक है। ये हुआ आपका ब्रेन और ये हुआ आपका स्पाइनल कॉर्ड, समझ रहे ना, स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए जो ब्रेन होता है, मतलब कि जो मस्तिष्क होता है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। मतलब कि मस्तिष्क को, ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है? मेनली 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का नाम आप समझिए, अग्र मतलब आगे। जो हमारे ब्रेन, ये जो ब्रेन है ना, खोपड़ी के जो आगे वाला भाग है उसको बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, समझ गए। मध्य मस्तिष्क मतलब अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क से बीच वाले भाग को बोलेंगे मध्य मस्तिष्क। यहाँ पे जो भाग होगा उसको बोलेंगे मध्य मस्तिष्क,
समझ गए ना। अग्र मस्तिष्क कहाँ के, ये यहाँ वाले भाग को बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, यहाँ वाले भाग को पश्च मस्तिष्क, और इसके नीचे वाले भाग को, यहाँ पे जो भाग होगा उसको हम बोलेंगे पश्च मस्तिष्क। अग्र मध्य पश्च, समझ गए ना, अग्र मध्य पश्च मस्तिष्क, समझ गए। तो देखो अग्र मस्तिष्क को हम बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं, फोर, मतलब फोड़ दो साले को। अग्र मस्तिष्क को बोलेंगे फोर ब्रेन। क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क को बोलेंगे फोर ब्रेन, और पश्चिम मध्य मस्तिष्क को, मध्य, अग्र का मतलब फोर और मध्य का मतलब मिड ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन, और पश्चिम मस्तिष्क को हिंड ब्रेन। क्या बोलेंगे, हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले आप क्या करें कि इस चीज के स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी कॉपी में बना लें। तो ले लिए स्क्रीनशॉट, अरे जल्दी लो यार, तुम लोग क्या करते हो, पढ़ने वढ़ने मन नहीं लगता तुम लोगों का, है ना, इतना घंटा लगाते हो, पानी वानी पी के आए होगे ना। हमारा एक दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन के नाम से, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आवर सेकंड चैनल के नाम से लिंक है उसकी, उस चैनल पे जाके वीडियोस देख लिया करो। जब डीमोटिवेट हुआ करो ना कि अरे इंटर नहीं पास हो पाएंगे, कक्षा 10 में फेल हो जाएंगे, तो क्या करोगे, जाओ बायो अमन मोटिवेशन चैनल के वीडियोस को देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो फोर ब्रेन है, मतलब कि जो अग्र मस्तिष्क है, आगे वाला जो हमारा दिमागवा है ना, ओकरे 3 भाग हैं, 1 2 3, ठीक है। अब पहले भाग का बोला थे सेरिब्रम, क्या बोला था वो, सॉरी सेरिबेलम, सेरिब्रम बोलेंगे यार इसको, सेरिब्रम। जो पहला वाला भाग होगा ना उसको हम बोलेंगे सेरिब्रम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तुरंत करो। तो देखो बच्चों, जो पहला भाग है उसको बोलेंगे सेरिब्रम, हिंदी से लिख दूं सेरिब्रम, आप लोग इसको हिंदी से भी लिख लेना। जो सेरिब्रम का काम, मतलब कि जो फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क होता है ना, उसके 3 भाग होते हैं। पहला हो गया सेरिब्रम, दूसरा थैलमस और तीसरा हाइपोथैलमस। समझ आ रहा है कि नहीं, पहला सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। अब देखो इसके इनके कार्य क्या क्या होते हैं। जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम का कार्य क्या होता है, थिंकिंग। जो हम लोग सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं, ओ इंटर पास हो पाएंगे कि नहीं, कक्षा 10 में 90% आएगा कि नहीं, कल स्कूल जाना है कि नहीं, अच्छा भूख लग रही, ओ आज मैगी खाना है, चाउमीन खाना है। ये सब चीज़ क्या है, सोच रहे हैं हम, मतलब कि कौन सोच रहा है, हमारे दिमाग का कौन सा भाग, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम वाला भाग है वही सोच रहा है, सोचना, मेमोरी स्टोर करना, ठीक है। और सेंसरी प्रोसेसिंग, मतलब कि जब हम सेंस करते हैं ना, कहते हैं ना हम बेटा सेंस कर लिए हैं तुम्हारे अंदर के भावनाओं को, है ना, जो सेंस करने आप त्वचा में आग जल गई, वातावरण गर्मी आ गई, ठंडी आ गई, तो उसको ये सब सेंस करता है कौन, सेरिब्रम। समझ आया, कमेंट करो, जल्दी करो, मुझको कमेंटों का रिकॉर्ड बनाना है इस चैनल पे, ढेर सारे कमेंट, जितने विप्स नहीं उतने ज्यादा कमेंट, तुम लोग 5-10 कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। देखो अब है थैलमस, क्या है, थैलमस। थैलमस से कुछ समझ आ रहा है आपको, थैलमस मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलमस क्या होता है, रिले होता है। अब देखो ब्रेन को और बॉडी को कोई ना कोई जोड़ेगा, ब्रेन को, दिमाग को, बॉडी को कोई ना कोई जोड़ेगा, मतलब कि रिले के रूप में कोई कार्य करेगा, ब्रेन और बॉडी की सूचनाओं को भेजेगा, फिर भेजेगा, फिर भेजेगा, फिर भेजेगा। कौन करता है ऐसा, ऐसा करता है थैलमस, ब्रेन टू बॉडी, जिसको हम बोलते हैं ये रिले होता है। क्या होता है बच्चों, रिले होता है, सूचनाओं को ब्रेन से बॉडी में ले जाता है। इसके बाद देखते हैं हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस क्या होता है, हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस क्या होता है, जब हमको भूख लगती ना, क्या होता है, भूख लगती है, गुस्सा आ जाता है, किसी के ऊपर प्यार आ जाता है, और रोमांस का फील होता है ना, फीलिंग, सेक्सुअल फीलिंग आती है ना, कोई लड़की को देख लिया तो वाह क्या गजब है ना, ऐसा होता है ना, होता है ना। देखो सबके एक बात याद रखना, ये सब चीजें लगता है ना तुम्हें कि मेरे अंदर ही हो रहा है ऐसा, ये देखो बेटा बॉडी के हार्मोनल चेंजेस हैं, ठीक है, ये सबके अंदर होता है। लेकिन कुछ लोग ये होते हैं कि उन्हीं पे वो जूझ जाते हैं। उन्हीं पे जूझने का मतलब है कि वो उसी चीज में फंस जाते हैं, उसी चीज में अटक जाते हैं और अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों के साथ होते हुए भी अपने आप को बहुत आगे तक ले जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों में उलझना नहीं है, बल्कि इनसे आगे निकलना है, ठीक है। जैसे भूख लगता है, हमको प्यास लगती है, प्यार होता है, रोमांस होता है, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। जैसे गर्मी आई तो हमारा शरीर क्या करेगा, पसीना फेंकेगा, ठंडी आई तो पसीना सोखेगा, है ना। ये क्या करता है, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, वो होता है थैलमस, हाइपोथैलमस। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भैया भूख का एहसास किधर से होता है, तो आप क्या बोलेंगे, थैलमस से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मिड ब्रेन, मतलब कि मध्य मस्तिष्क के बारे में।
जो मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क का मतलब जो बीच वाला मस्तिष्क होता है ना, बीच वाला दिमागवा जो होता है, वो क्या करता है, वो विजन करता है। विजन मतलब देखा था, देखे वाली चीजन का वो समझ जाता है। कौन? मध्य मस्तिष्क। के बाद हियर, जो देखे सुने वाली चीजन का मध्य मस्तिष्क समझाता है। समझ गवा भैया। आगे है स्मेल, जो हम लोग वो लेते हैं ना, का सांस लेते हैं, है ना, वो कौन समझाता है? मध्य मस्तिष्क। अब तुम समझ गए ना कि मध्य मस्तिष्क का कार्य अग्र मस्तिष्क का कार्य, समझ गए ना? तो जा कहाँ रहे हो, रुको रुको, अभी पश्चिम मस्तिष्क का भी समझ लो ना। देखो पश्चिम मस्तिष्क जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वोरोलाई। देखो कितने अच्छे अच्छे नाम है, कितने प्यारे प्यारे नाम है। प्यारे प्यारे नाम कौन कौन से हैं? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वोरोलाई। बताओ कितने अच्छे नाम है। जो सेरिबेलम होता है, देखो एक सेकेंड ना, देखो जो यहाँ पे जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंसिंग करता है, मतलब कि नियंत्रण करता है, हमारे बॉडी का पूरा नियंत्रण करता है। जैसे जब हम दौड़ रहे होते हैं ना, तो हम गिरते नहीं हैं, जब हम चल रहे होते हैं तो हम गिरते नहीं हैं, है ना। हमको चलना सिखाता है, सीढ़ी में चलना सिखाता है, बाइक चलाना सिखाता है। ये सब कौन करता है? ये करता है सेरिबेलम। कौन करता है बच्चों? सेरिबेलम। समझ आ रहा है कि नहीं? आगे देखो, आगे है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या कार्य होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जैसे हमको अंघाई आती है ना, नींद आती है हल्का हल्का, आती ना? नहीं आती? आती है, नींद आती है। इसके बाद छींक आती ना, छींक आती ना। ऐसे आपने नाटक किए हैं यार, वैसे रियल वाली छींक आती ना, बहुत तेज से आती है ना, छींक आती है। कौन सा कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके बाद हम जो सांस ले रहे हैं ना, बताइए, जो हम सांस ले रहे हैं और जो हमारे ब्लड जो हमारा खून दौड़ रहा है पूरे बॉडी में दौड़ रहा है ना खून, वो सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका भाग है? हिंड ब्रेन का भाग है। हिंड ब्रेन का मतलब पश्चिम मस्तिष्क, पिछले वाले मस्तिष्क का भाग होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे हम सांस लेती, छींक आती है। इसके बाद आता है पोन्स वोरोलाई। क्या आता है? पोन्स वोरोलाई। पोन्स वोरोलाई क्या करता है? जो हम खा लेते हैं ना, उसका पाचन करता है। जो हम खाएंगे उसका पाचन नहीं होगा तो क्या होगा? वो सड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, डॉक्टर हमारी सुई लगाएगा। और तुम्हें पता है कि मैं सुई से बहुत डरता हूँ। मेरी एक दीदी हैं, एज अ स्टाफ नर्स हैं वो, तो जब भी मुझे कभी भी कोई दिक्कत आती है, दवा ववा ये सब, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। बस सब कुछ वही मेरा करती है। और मुझे यार पता है, सुई वगैरह से डॉक्टर के पास जाने से इतना डर लगता है, बहुत डर लगता है, हद से ज़्यादा। इसलिए कभी मुझे अगर सुई भी लगवानी होती ना, तो उनको घसीट के ले जाता हूँ। किसी को नहीं जाना, तुम्हें चलना है दीदी, ठीक है ना, तुम्हें चलना है। मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन तुमको चलना है। आज तक का मतलब अभी तक का रिकॉर्ड ही समझो कि उनके मतलब बहुत बचपन में लगाया होगा, कोई सुई लगाया होगा, तो नहीं तो सारी जितने भी सुई दवाइयाँ वो सब वही करती हैं, और मैं उन्हीं से करवाता भी हूँ यार, ठीक है। बड़े प्यार से लगाती, तुम लोगों की कभी लगाएंगी जब तुम लोग बीमार होगे ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वोरोलाई। तो तुम्हें क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। बताओ, ले लिए ना? ले लिए। अब बताओ समझ गए कि नहीं? मजाक मत करना। नीचे बताओ, जितने बार मैं तुम लोगों से पूछता हूं ना, पूछने का ये मतलब नहीं होता है कि मैं पूछ लिया मतलब खत्म। पूछ लिया मतलब नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। नहीं बताओगे तुम लोग, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा जो ब्रेन होता है, क्या होता है बच्चों? ब्रेन होता है वो लगभग 3 पाउंड का होता है, ठीक है। कितने पाउंड का? 3 पाउंड का। अगर पूछा जाए हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन में क्या पाया जाता है या ब्रेन किसका मिलकर बना होता है, तो आप क्या बताएंगे? ब्रेन न्यूरॉन्स का मिलकर बना होता है। किसका मिलकर बना होता है बच्चों? न्यूरॉन्स का। ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसको आप लोग क्या बोलेंगे? न्यूरॉन्स। जो बच्चों ब्रेन होता है, ब्रेन में 60% क्या होता है? फैट होता है। फैट का मतलब क्या होता है? मतलब कि एनर्जी के रूप में भरा होता है, ठीक है। 60% फैट होता है और 40% जो होता है वो न्यूरॉन्स होते हैं और अदर पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में काम करते हैं। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं? अगर बात की जाए ब्रेन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो लगभग होती है 23 वाट के करीब। कितनी वाट? 23 वाट। मतलब कि आप 10-10 वाट, वो 8-8 वाट के करीब 3 बल्ब आसानी से जला सकते हैं, 24 घंटे जला सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो बच्चों ऑल टाइम एक्टिव रहता है।
क्या रहता है, ऑल टाइम एक्टिव रहता है, मतलब ब्रेन कभी भी सोता नहीं है। हम लोग सो जाते हैं लेकिन ब्रेन कभी भी नहीं सोता है। समझ रहे हो ना ये सब बातें, इन सब बातों के लिखो। और जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन क्या करता है बच्चों, 20% ऑक्सीजन टेक्स, मतलब वो 20% ऑक्सीजन वो हर हाल में उसको चाहिए और वो 20% ऑक्सीजन हमेशा लेता रहता है। समझ गए ना? बताओ, अभी नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट कर दो कि सर ये नहीं समझ आया। और ब्रेन, देखो ब्रेन मतलब कि कहीं पे तुम लोगों ने चित्र वगैरह में देखा ही होगा कि भैया चित्र इसका कैसा बना होता है ब्रेन का, ठीक है? तो उसके बारे में थोड़ा सा तुम लोग चित्र देख लेना, चित्र के माध्यम से समझ लेना। बाकी मैं छोटा सा चित्र हमें बनाया था ना, मिड ब्रेन हिंड ब्रेन, है ना, इसके बारे में बताया था। और देखो एक लास्ट ऑप्शन है कि ब्रेन जो होता है, हमारा जो खोपड़िया होती है, ब्रेन मतलब कि जो दिमागवा होता है वो किस में कवर्ड होता है, वो कवर्ड होता है क्रेनियम में, क्रेनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कल। मतलब एक कठोर भाग होता है जेमा ब्रेन हमार मतलब कवर्ड होता है, अंदर सेफ रहता है, नहीं कोई डंडा मार दे, पता लग न्यूरॉन्स फूट जाए, आदमी की मौत हो जाए। और आपको एक बात बता दें, जो न्यूरॉन्स होती हैं, अगर न्यूरॉन्स में एक बार अटैक हो गया, न्यूरॉन्स में कुछ भी एक बार लग गया ना, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है? तो आप लोग बताइए जो ब्रेन वाला टॉपिक है ये पढ़ के आपको कैसा लगा? यदि आप क्लास 10th में हैं तो ये जो आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उनको बारी बारी से इसी चैनल पर हैं, और आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए, चेक करिए और पूरे वीडियोस को वॉच करिए, ठीक है? अब हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रेन के बारे। तो बच्चों अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा पादप, वो ह्यूमन ब्रेन, ठीक है? ह्यूमन ब्रेन के बारे में मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाया, ठीक है? आप लोग पानी भी पी लिए होंगे, पी लिए कि नहीं? नीचे कमेंट करो। जितने बच्चों ने पानी पिया है नीचे कमेंट करो, पानी पी लिए या नहीं, हाँ या ना। जो बच्चे पानी ना पिए होंगे उनको मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा। क्या पिलाऊंगा? कोल्ड ड्रिंक, ठीक है? तो देखो सच सच नहीं पिलाऊंगा, जब पास में तुम लोग कभी कुछ बनवन के आओगे ना तब पिलाऊंगा, ठीक है? तो पढ़ो। देखो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पादप हार्मोन्स। क्या, कौन सा हार्मोन्स? पादप हार्मोन। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स वो होते हैं जो हमारे वृद्धि और विकास में जो सहायक होते हैं, उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है? तो हम पौधे के हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, ये आपके टॉपिक में है, ठीक है? अब पौधे के हार्मोन्स क्या होते हैं कि पादप में विकास और वृद्धि। विकास का मतलब एक, ये पौधा छोटा है, ये इतना, फिर इसके बाद ये विकास होगा, इसमें वृद्धि होगी, इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा, फिर एक टाइम आएगा ये पादप बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या होगा बच्चों? विकास हो रहा है पौधे का और साथ में वृद्धि हो रही है, ठीक है? तो पादप में विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे हार्मोन्स जो पादप के विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं उनको हम पादप हार्मोन्स बोलेंगे। तो आप लोग इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि पादप में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। समझ आया ना? आगे देखते हैं। आगे है सबसे पहला, ये 4 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। कितने? 4 प्रकार के, ठीक है? हम उठा लेते हैं लाल मार्कर, मतलब रेड मार्कर से तुम लोगन का पढ़ाओ, तुम लोगन का मारब भी लाल है मार्कर से, है ना? देखो ऑक्सिन हो गए, तो हम ग्रीन ले लिया जी, रेड लेते हैं, रेड भी है, परेशान मत हो। देखो ऑक्सिन, सबसे पहला हार्मोन्स आता है आपके में ऑक्सिन। क्या आता है? ऑक्सिन। अब ऑक्सिन का क्या काम होता है कि शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। जो शाखाएं होती हैं इनकी, जैसे ये समझिए, ये यहाँ से शाखा निकली हुई है, तो शाखाओं के बिल्कुल अग्रभाग में बनेगा, बिल्कुल आगे वाले भाग में बनता है, ठीक है? अब आपको याद रखना है जो ऑक्सिन होता है ये शाखाओं के बिल्कुल आगे वाले भाग में बनता है और ये कोशिका की लंबाई में वृद्धि होता है। अब सपोज दैट समझिए ये एक छोटा सा पेड़ है, ठीक है? ये एक पेड़ है, ये पत्ती है, ये शाखा, इसकी टहनी है, ठीक है? तो ये बिल्कुल आगे वाले भाग में शाखाओं के बनेगा। और ये हार्मोन्स का काम क्या होता है कि कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना, मतलब कि जो कोशिका की जो लंबाई होती है उसको लंबाई को बढ़ाना। समझ गए ना? बताओ। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है जिब्बेरेलिन। क्या है? जिब्बेरेलिन। कौन सा हार्मोन? जिब्बेरेलिन, ठीक है? इसको लिख लेना। जिब्बेरेलिन क्या करता है कि तने की वृद्धि में सहायक होता है। जिब्रेलिन हार्मोन्स, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन्स, आप लिखेंगे जिब्रेलिन। क्या लिखेंगे बच्चों? जिब्रेलिन। तने की वृद्धि में जो हार्मोन सहायक होते हैं उनको हम बोलते हैं जिब्रेलिन, याद रखना, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन। कौन सा काइनिन? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है कि कोशिका विभाजन तीव्र करता है। अब जो
मतलब कि जो पेड़ है, पौधा है, वो क्या करेगा, उसमें जब कोशिका विभाजन होगा तभी वो पेड़ ग्रोथ करेगा, तभी वो पेड़ बड़ा होगा। और जब तक उसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा तब तक वो पेड़ ग्रोथ नहीं करेगा, मतलब कि तब तक वो पेड़ बड़ा नहीं होगा। मतलब कि जो सेल्स होती हैं, जो कोशिका होती हैं, उनको विभाजन करना होता है। जैसे हम पहले बच्चे थे, हमारी जो सेल्स थी उन्होंने आपस में विभाजन किया, ठीक है, आपस में ढेर सारी सेल्स का निर्माण किया, तब हम बड़े हो गए ना, हो गए कि नहीं? बताओ तुम लोग कितने साल के हो, ये बताओ तुम लोग कितने साल को, नीचे कमेंट करो, जल्दी करो, है ना। देखो जो साइटोकाइनिन है ना, वो कोशिका विभाजन को तीव्र करता है। जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तीव्र करता है। इससे क्या होता है, पौधा बड़ा होता है। समझ गए ना, पौधा बड़ा होता है। अगला लास्ट है एब्सिसिस अम्ल। कौन सा अम्ल? एब्सिसिस अम्ल। एब्सिसिस अम्ल क्या करता है, वृद्धि में समंदन करता है। वृद्धि में समंदन का क्या मतलब, कि ये वृद्धि को कंट्रोल करता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने आज छोटा सा पेड़, इत्तू सा पेड़ लगाया, कल देखो पेड़ इतना बड़ा हो गया, ओ माय गॉड इतना बड़ा पेड़, ऐसे होता है? नहीं होता ना। तो कैसे होता है, मतलब कि जो मतलब एब्सिसिस अम्ल होता है, वो क्या करता है, वो जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसकी वृद्धि को समंदन करता है, वृद्धि को कंट्रोल करके रखना है। बेटा तुम्हें इतना बढ़ना है, फिर इतना 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 बढ़ना है, ठीक है। तभी आप लोग देखेंगे वृक्ष जो होता है ऐसे टीका रहता है, और ऊपर खूब भारी रहता है, फिर भी टीका रहता है। एक डाल मतलब कि एक डंडे के, मतलब डंडा ही समझो, डंडा के माध्यम से टीका रहता है ना। धीरे 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 वो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एब्सिसिस अम्ल क्या करता है, पत्तियों में मुरझाना। जो पत्तियां मुरझा जाती हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, एब्सिसिस अम्ल के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं, ठीक है। और है ये तनाव हार्मोन्स। तनाव हार्मोन्स का क्या मतलब होता है, कि पेड़ को बिल्कुल तान के रखना है, बिल्कुल हट्टा कट्टा बना के रखना है। ऐसे नहीं पेड़ को ऐसे रखना है, बता, पेड़ को ऐसे तो रखोगे नहीं कि ऐसे मुंह लटका के पेड़ ऐसे रहा, ऐसे तो रहता नहीं ना। पेड़ कैसे रहता है, ऐसे रहता है पेड़, बिल्कुल ऐसे ही रहता है ना, बिल्कुल टाइट टाइट करके रहता है ना। तो क्या होता है, फिर जो एब्सिसिस अम्ल होता है ना, वो तनाव हार्मोन्स जो होता है, तनाव हार्मोन्स उसको बिल्कुल तान के रखता है, ठीक है, सीना चौड़ा करके रखता है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका पादप हार्मोन्स। अब तुम्हें क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा अनुवर्तन के बारे में, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है। अब हम यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक है अनुवर्तन, उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पादप जंतु हार्मोन्स को पढ़ के इस चैप्टर को विराम करते हैं, इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे बच्चों अनुवर्तन के बारे में, ठीक है। अनुवर्तन का मतलब क्या होता है, कि पादप के अंग अपने भोजन के लिए जिस तरफ गति करते हैं, क्या करते हैं, पादप के अंग अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए जिस तरफ गति करते हैं अनुवर्तन कहलाता है, ठीक है। जो पादप होते हैं, आपको पता है, पादप अपने भोजन के लिए, अपने पानी के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए, अपने मतलब कि टिके रहने के लिए उनको गति करना होता है, और ये जिस तरफ गति करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अनुवर्तन, ठीक है ना। अब गति किधर करेंगे समझिएगा। सबसे पहले आप लोग समझिए, जो पत्तियां होती हैं वो किधर गति करेंगी, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। आपने इसके पहले वाला जो वीडियो पढ़ा है जैव प्रक्रम, तो मैं वहां पे आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण आपको बताया था। क्या बताया था, समीकरण। तो समीकरण नीचे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करो कि मैं वहां पर तुमको क्या समीकरण बताया था, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से वहां पे मैं समझाया था आपको। समीकरण नीचे कमेंट करो। तो पत्तियां क्या होती है, पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से होता है, सूरज के माध्यम से। तो अधिकांश पत्तियां सूरज की तरफ झुकी रहती हैं। क्या होती हैं, झुकी रहती है। पत्तियां क्या होती हैं, सूरज की तरफ झुकी रहती हैं। अब उस मतलब उस झुकने वाले वर्तन को हम लोग बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। मतलब जो पत्तियां जो प्रकाश की तरफ झुकी होती हैं उसको हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। इसके बाद होता है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन मतलब जो पौधा होता है वो नीचे गुरुत्वाकर्षण पर टिका रहता है, ठीक है। जो पेड़ पौधा होता है, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर इसकी जड़ें टिकी रहती हैं, जिससे वो मजबूत होता है।
समझ गए ना। अब ये पत्तियां सनलाइट की तरफ झुकी रहती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, मतलब कि खाना बनाना है, ठीक है। अब गुरुत्वानुकर्षण मतलब गुरुत्वानुवर्तन, यार इंग्लिश बड़ा मतलब हिंदी बड़ा खतरनाक है। गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पौधे अपने आप को टिकाए रखने के लिए नीचे की ओर झुका रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है जल। जल कौन ग्रहण करता है, मतलब कि उसको हम बोलेंगे जल, मतलब कि जड़ें ग्रहण करती हैं जल, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे जलानुवर्तन। क्या बोलेंगे बच्चों, जलानुवर्तन, मतलब कि जब जल जड़ें क्या ग्रहण करती हैं, जल, मतलब कि जब जल ग्रहण होगा ना तो उसको हम लोग बोलेंगे जलानुवर्तन। तो आपसे पूछा जाएगा कि अनुवर्तन क्या है, 2 नंबर पे ये बनेगा क्वेश्चन अगर बनता है तो, ठीक है। आपके टॉपिक में था इसलिए मैंने इसको समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए जो अनुवर्तन होता है वो पौधे के भाग को अनुकूल परिस्थितियों में गति कराता है। मतलब जैसे नीचे जड़ में पानी है, नीचे बिल्कुल पाताल में पानी है, तो जड़ क्या करेंगी, पाताल में पानी लेने जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अनुकूल भाग से पौधा उसको गति करा रहा है कि साला पानी लेके जा, तू चाहे नीचे से जा चाहे जिधर से जा, पानी लेके आ, ठीक है। अगर पौधे के बगल में 2 बाल्टी पानी रख दोगे तो पौधा क्या करेगा, ओ भैया पाताल कौन जाएगा, ये 2 बाल्टी रखा इसी को पी लेते हैं, तो जड़ किधर भेज देगा, पानी की तरफ भेजेगा। बाल्टी का मतलब कि कहीं गड्ढे में भरा हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि तुम 2 बाल्टी रख दिए पानी खत्म पौधा पी गया, ऐसे तो होता नहीं होता। मिट्टी में डाल दिए, पौधा कहेगा अच्छा साहब पाताल मत जाओ, वहाँ पानी है वहाँ पर जड़ ले जाओ, ऐसे हो जाता है, ठीक है। ऐसे जड़ चली जाती हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनुवर्तन, मतलब पौधे में अनुवर्तन होता है। अब हम लोग देखेंगे जंतु हार्मोन्स, और जंतु हार्मोन्स को पढ़ के ये चैप्टर पूरा आपका क्लियर होने वाला है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मतलब कि बोर नहीं होना है बच्चे, पूरा पढ़ना है अच्छे से। चलिए बच्चों, अब हम लोग समझ लेते हैं जंतु हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में, जंतु हार्मोन्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देखा पादप हार्मोन्स के बारे में, आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे जंतु हार्मोन्स के बारे में। तो देखिए कि जंतुओं की क्रियाओं व वृद्धि को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स को हम जंतु हार्मोन्स कहते हैं। मतलब कि जंतुओं में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो जंतुओं की क्रिया को प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के हार्मोन्स को हम बोलते हैं जंतु। जंतु मतलब कोई जानवर से रिलेटेड नहीं है, मनुष्य, ठीक है। यहाँ पे मनुष्य का पढ़ेंगे हम लोग, हाँ। और जंतु का मतलब सभी जंतु, जितने भी जीव हैं, जीवित हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, है ना, वो समझो जंतु हैं, ठीक है। हम लोग भी जंतु हैं। जो ये हार्मोन्स वाला है ना, जो प्रभावित करते हैं, ये 2 तरीके से करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में 2 प्रकार का सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, एक तो है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है एक्सोक्राइन सिस्टम। एक तो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब हमारे शरीर में बहुत जगह पर ग्रंथियां हैं। क्या है, ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स हैं। बताइए, जैसे आपके घर में कई जगह पर मोबाइल चार्ज करने के लिए होल्डर लगा होगा, बताइए लगा है ना। बाथरूम में भी लगा है, नहीं लगा, लगा होगा, देखना एक बार, लगा होगा। पता किस लिए, गीजर के लिए बाथरूम में लगा होता है होल्डर बेटा, ठीक है, झूठ मत बोलो। देखो तो क्या होता है, हमारे घर में कई जगह मोबाइल चार्ज करने के लिए होल्डर लगा रहता है। इसी तरह हमारे शरीर में कई जगह रेगुलेट करने के लिए, बॉडी के हार्मोनल चेंजेस को रेगुलेट करने के लिए कई जगह पर अड्डे होते हैं, कई जगह पर कई ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 प्रकार की ग्रंथियां हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। और पहली ग्रंथि है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसके बारे में हम फुल डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। एंडो का मतलब होता है अंतः, क्राइन का मतलब होता है श्रावण, मतलब कि जो अंदर ही श्रावित करे, एंडोक्राइन। अंतः मतलब अंदर, श्रावण अंदर ही कुछ श्रावित करे, श्रावित का मतलब कुछ बना के फेंक दे उसी जगह, ठीक है, अंतःस्रावित। और दूसरा होता है बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी का मतलब होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे बॉडी में आपको पता चल गया कि 2 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं जो मतलब कि हमारे बॉडी के हार्मोनल और एंजाइम्स से रेगुलेट करती हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतःस्रावी ग्रंथि से केवल हार्मोन्स स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होता है बेटा, हार्मोन्स। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनमें से हार्मोन स्रावित होते हैं, और जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है उनमें से एंजाइम स्रावित होते हैं, उनमें से एंजाइम बनते हैं। मतलब कि जो अंतःस्रावी है उनमें से हार्मोन्स बनेंगे,
जो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, हार्मोन्स बनेंगे और इसके बाद जो बहिस्रावी ग्रंथि है उनमें से एंजाइम बनेंगे। क्या बनेंगे? एंजाइम बनेंगे। और हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी के मतलब कई फंक्शंस पर रेगुलेट करते हैं। और एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स और हार्मोन्स के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। एंजाइम्स और हार्मोन्स का वीडियो अगर चाहिए तो नीचे क्या करो, कमेंट करो। और बायो अमन मोटिवेशन चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट करो, ठीक है। तो देखो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंडोक्राइन मतलब कि जो ग्लैंड्स होती है उसके बारे में। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है बेटा? अंतःस्रावी। जो अंतःस्रावी मतलब कि एंडोक्राइन होते हैं वो क्या होते हैं? वो ग्लैंड्स होते हैं, मतलब कि ये ग्रंथि होती है। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है छोटे छोटे, जैसे ये हमारा बॉडी है, यहाँ पे ये मतलब कई जगह पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो क्या स्रावित करती हैं? जो हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का एक काम होता है कि हार्मोन्स का श्रावण करना, और ये डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब होता है इनमें डक्ट नहीं होती है। अब ये बताओ, इनमें डक्ट नहीं है तो ये जाएगा कैसे? हार्मोन्स तो बन गया, समझो यहाँ पे गले पे एक ग्रंथि होती है, अभी बताऊंगा आगे। यहाँ से हार्मोन्स तो बन गया, अब इसका काम है मेरे हाथ के इस उंगली में, इस हार्मोन्स का काम है उंगली में। अब इसकी कोई डक्ट तो बिछी नहीं है यहाँ से कि मेरे उंगली तक पहुँच जाए, तो ये जाएगा कैसे? सोचो हमारे बॉडी में क्या फ्लो करता है? हर जगह पर क्या फ्लो करता है? आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। ब्लड मतलब जो खून होता है वो हमारे बॉडी में हर जगह पर आता जाता रहता है, पता है ना? नहीं पता? पता है। खून तो क्या करती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां डक्टलेस होती हैं, तो क्या करती है? जो श्रावण होता है उसको खून में फेंक देती हैं। खूनवा जा रहा होता है सामने से, ऐसे उसे फेंक देती है। जितनी भी ग्लैंड्स हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो सभी अपना जो मतलब कि हार्मोन्स बनाते हैं उनको खून में इसे फेंक देती हैं। फेंक देती है ना। इस मार्कर से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी है ना। लोग पढ़ाता हूँ तो, है ना। ये मार्कर देखो बेटा, ज़िंदगी में क्या होता है कि कोई एक चीज़ होती है जो हमारी ज़िंदगी को बदलती है, ठीक है। अब तुम लोगों को थोड़ा सा ऐसा कुछ लगेगा कि मैं ऐसे यूट्यूब पे क्यों है, मैं ऐसे पढ़ाने क्यों लगा। क्योंकि पता है जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं, मुझे जब मैं पढ़ता था मुझे ऐसा लगता था कि यार ये टीचर्स सही नहीं पढ़ा रहे हैं, इनके पास पढ़ाने का थोड़ा सा अलग सा क्वालिटी नहीं है, पुराने ज़माने वाला पढ़ा रहे हैं, वैसे कुछ समझ आता नहीं है ना, ऐसे ही मैं सोचता रहता था। तो एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि आखिरकार हम ही क्यों ना पढ़ाएं, ठीक है। सोच तो लिए कि हम ही क्यों ना पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाने के लिए लड़के चाहिए। अब हमसे तो कोई पढ़ने आता नहीं था, तो बाई चांस फिर बहुत कोचिंग वगैरह में थोड़ा पढ़ाए हैं। इसके बाद हम सोचे ऑनलाइन सेटअप करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। और बहुत बड़ा सपना लेकर ऑनलाइन पे आ गए हैं ना, गरीब लोगों की मदद करने के लिए, है ना। तो अभी हम लोग एक NGO पर रजिस्टर्ड करने वाले बहुत जल्द ही। थोड़ा सा भी पैसे की प्रॉब्लम है ना, अभी पैसे वगैरह हम भी किसी से लेते नहीं हैं, तो इस वजह से NGO रजिस्टर्ड होगा तो हम कई लोगों की मदद करेंगे, ठीक है। और यही सपना है जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, उनका भी यही सपना है, ठीक है। तो चलिए बात की बात है वो तो हम फुल डिटेल में बताएंगे अपने किसी चैनल पे, ठीक है। तो क्या होता है, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, ये जो अपना इसका जो हार्मोन्स बनाती है ना, वो खून में फेंक देते हैं और खून पूरे शरीर में दौड़ जाता है। जो देखो यहाँ पे लिखा है हार्मोन्स रक्त में घूमता रहता है। जो हार्मोन्स होता है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियां खून में डाल देती हैं और उसका जहाँ पे काम होता है वो लग जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बारी बारी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो आप लोगों ने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे समझ चुके हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन मतलब कि जो अंतःस्रावी तंत्र है, क्या चीज़, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र क्या करता है, उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, तब जाके वो बाहर जाता है। तो वहाँ पे पहली ग्लैंड्स आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और हिंदी में बोलते हैं इसको पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं बच्चों? पीयूष ग्रंथि, ठीक है, इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। अब पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पीयूष ग्रंथि से सबसे पहला हार्मोन्स निकलता है GH। कौन सा हार्मोन्स? GH हार्मोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स।
कौन सा बच्चों? ग्रोथ हार्मोन्स। जो हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है, वो किस पर डिपेंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो पिट्यूटरी ग्रंथि के ग्रोथ हार्मोन GH हार्मोन्स पर डिपेंड होती है। ठीक है, अभी पिट्यूटरी ग्रंथि से दूसरा हार्मोन्स निकलता है FSH। कौन सा हार्मोन्स बच्चों? FSH, मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है? ये हमारी जो ग्रोथ होती है उसको, जो प्यूबर्टियल ग्रोथ, मतलब कि जो यौनवा अवस्था होती है, यौनवा अवस्था में क्या क्या सब होता है ना, उसको करता है, प्यूबर्टियल ग्रोथ करता है। ठीक है, जब प्यूबर्टी आती है तो हमारे शरीर में बहुत ढेर सारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्यूबर्टी का मतलब जब आप जवान होते हो, जब आपके अंदर स्पर्म बनने की क्रिया शुरू होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बारे में आप क्लास 12th में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बच्चों, वो कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पे? मस्तिष्क में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में पाई जाती है और इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पूरे बॉडी में हम लोग अगर जाने कि इसमें मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, तो हम उसको बोलेंगे ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, क्योंकि हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, वास्तव में बहुत छोटी सी होती है और लटकी होती है। ठीक है, लटकी होती है। कितनी छोटी होती है? मटर के आकार कितनी होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के आकार कितनी, बिल्कुल छोटी होती है और वो लटकती रहती है। ठीक है, जब लोग जहर खा लेते हैं ना, पॉइजन वगैरह पी लेते हैं, जहर खा लेते हैं, तो क्या होता है? उनका पिट्यूटरी ग्लैंड जो तो फट जाती है। और जब पोस्टमार्टम होता है तो वहाँ पोस्टमार्टम में बस सर फोड़ के यही देखा जाता है, अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड फटी है, किसके कारण से? मतलब कि ये बंदा जहर खाया था। ठीक है, तो समझ के पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन, नेक्स्ट ग्लैंड हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बच्चों? थायराइड। थायराइड ग्लैंड ये यहाँ पे होती है गले पे, ये यच आकार की होती है। कौन से आकार की बच्चों? यच आकार की थायराइड ग्लैंड आपकी कुछ इस तरह बनी होती है। ठीक है, गले में पाई जाती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? गले के पास स्थित होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो आप बताएंगे थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। अब ये हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स क्या होगा? थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाएगी और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जिस जगह पर बॉडी में काम होगा वो वहाँ पे जाके अपना काम करने लगेगा। समझ आया ना? अब तीसरा हम देखेंगे एड्रीनलिन ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रीनल शब्द हमको मिलता है किडनी से। रीनल मतलब कि किडनी, मतलब ये जो ग्लैंड है ना किडनी के पास होती है। पूछा जाएगा जो एड्रीनल ग्लैंड क्या करती है? एड्रीनलिन हार्मोन्स स्रावित करती है। एड्रीनलिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? एड्रीनल ग्लैंड से। और एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पे होती है? ये हमको आपको पता है, ये हमारी किडनी है। ठीक है, ये आपकी किडनी है और ये किडनी के ऊपर रखी होती है एड्रीनल ग्लैंड। समझ आया ना बच्चों? एड्रीनल ग्लैंड यही होती है जो हमारी किडनी के ऊपर रखी होती है, वहाँ से एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, पूरे बॉडी में वर्क करता है। ठीक है, पूरे बॉडी में ये एड्रीनलिन हार्मोन्स वर्क करता है। कैसे करता है? किडनी के ऊपर स्थित रहती है। बीपी, हृदय की धड़कन, जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको कंट्रोल करता है कौन? एड्रीनलिन हार्मोन्स। और हृदय की धड़कन को भी कंट्रोल करता है कौन? एड्रीनलिन हार्मोन्स। इसके बाद ये आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से इसको हम जानते हैं। अभी मैंने जब आपको बताया था, आप सांप देखते हैं, है ना, ये सब देखते हैं तो आप क्या तुरंत भाग जाते हैं? आपातकालीन हार्मोन मतलब यही हार्मोन तुरंत निकलता है थोड़ी देर बाद जब आप रिलैक्स होते हैं, मतलब दौड़ के सांप से दूर पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं ना, मतलब सब आपकी पूरे बॉडी की फिजियोलॉजी बदली जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम आपातकालीन हार्मोन्स। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा आपातकालीन हार्मोन, सांप को हम देख के डर जाते, भाग जाते, तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है? उसको बोलेंगे एड्रेनलिन हार्मोन्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं टेस्टिस और ओवरी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? टेस्टिस और ओवरी के बारे में। तो आपने भी इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वैसे जगह तो है, मैं इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का क्या मतलब होता है? वृषण। वृषण कहाँ पाया जाता है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वृषण में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषण में स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और इसका कार्य क्या होता है बच्चों? इसका कार्य होता है यौनवा अवस्था। यौनवा अवस्था, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक
लक्षण ये प्रभावित करता है, मतलब कि देता है। अब टेस्टिस मतलब कि फीमेल में होता है, कहाँ पे होता है? मेल में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। टेस्टिस को हिंदी में बोलेंगे हम लोग अंडाशय, ठीक है। अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? शुक्राणु, हाँ, इस यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मतलब कि अंडाशय, ओवरी, ओवरी को भी अंडाशय ही बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे टेस्टिस, टेस्टिस को मतलब हम लोग हिंदी में बोलेंगे वृषण, ठीक है, अंडकोश, है ना, अंडकोश ऐसे बोल सकते, नहीं बोल सकते, इसको नहीं बोल सकते, ठीक है, बोल सकते होंगे यार, टेस्टिस वृषण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है और ये क्या करता है? यौनावस्था को प्रभावित करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रभावित करता है। आप लोग मुझे बताएंगे टेस्टिस को अंडाशय बोल सकते हैं कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं ओवरी के बारे में। ओवरी, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, ये फीमेल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है बच्चों? फीमेल में। फीमेल का मतलब मादा भाग में ओवरी पाई जाती है और ओवरी से हार्मोन स्रावित होता है एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन, जो कि यौनवा अवस्था, मतलब कि आप यौन हो गए, आप जवान हो गए ना, ऐसे ये मतलब कि लक्षण प्रदर्शित करता है और आपको बताता है कि आपके बॉडी को बताता है कि भाई लड़का जवान हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आज आपका टेस्टिस ओवरी खत्म हुआ। अब आप लोग थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए मधुमेह के बारे में, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा तो है नहीं, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, आप लोग देख लीजिए। देखिए जो मधुमेह होता है इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ आपने बहुत सुना होगा, और ऐसा नहीं है कि आपके आसपास कोई डायबिटीज़ का पेशेंट ना हो, मतलब कि मधुमेह का पेशेंट ना हो। तो देखो मधुमेह के पेशेंट में क्या होता है कि यह इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। जो मधुमेह होता है वो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है, और इंसुलिन हार्मोन्स आपका कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से, मतलब कि पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, ठीक है। किससे निकलता है? इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या होता है बच्चों कि जो ब्लड में इंसुलिन का काम, आप लोग लिख लीजिए कि इंसुलिन का कार्य क्या होता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है कि ये ब्लड में जो शुगर होती है उसको नियंत्रित करता है, उसको बैलेंस करता है, ठीक है। शुगर को ब्लड में बैलेंस करता है। अगर शुगर ज़्यादा हो गई तो उसको छान के निकाल देगा, अगर कम हो गई तो उसमें शुगर और डालेगा, ठीक है, ऐसे करता है। अब इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए जब जिसे वो शुगर हो जाता है तो उसमें क्या होता है? उसके में एक शुगर होता है जिसमें शुगर ज़्यादा बनने लगी, एक में होता है शुगर कम होने लगी। तो जिसमें शुगर ज़्यादा बनने लगती है तो उसके मूत्र से भी शुगर निकलने लगता है, मतलब कि शर्करा। तो जहाँ पे वो बाथरूम करके आता है, मूत्र विसर्जन करने जहाँ जाता है, वहाँ पे देखोगे चींटा आ जाते हैं, ठीक है, मीठा मीठा करने के, मीठा मीठा होता है भाई, चींटा आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है? इंसुलिन की कमी। अब इसको दवाई देकर भी कंट्रोल किया जा सकता है। इंसुलिन के लिए एक दवाई आती है मेटफॉर्मिन के नाम से, ठीक है, मेटफॉर्मिन के नाम से। या तो फिर मधुमेह को, शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन दे करके, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि जो शुगर होता है, मधुमेह होता है, वो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। इंसुलिन अग्नाशय में बनता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के लिए जो शुगर के रोगियों को दवा मेटफॉर्मिन दी जाती है, और इस मधुमेह को में किससे नियंत्रित किया जा सकता है? इंसुलिन का इंजेक्शन देकर इसको नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों फाइनली आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो आप लोग बताइए ये वीडियो में पढ़ के आपको कैसा लगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस टॉपिक पर आपको समझ नहीं आया है उस टॉपिक पर आप कमेंट कर दीजिए कि सर इस टॉपिक पे समझ नहीं है, हम उस टॉपिक पर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।